एक्सपेरिमेंट बताओ भी क्या था जे थॉमसन में। प्लग पडिंग मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड एज द सीड्स इन वाटरमेलन। ठीक है, एज द सीड्स इन वाटरमेलन। तो ये मॉडल फेल हो गया। उसके बाद कौन आया अभी? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इसके अकॉर्डिंग सपोज करो ये गोल्ड शीट है और ये एटम है। ठीक है, मान लो ये एटम है, तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की। मतलब अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग मतलब अल्फा के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अल्फा के ऊपर होता है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर अगर स्कैटरिंग करें तो मैक्सिमम ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटली। मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल एटम को क्या कर गया? क्रॉस करके भी सीधा मैक्सिमम क्रॉस करके। और उसके बाद कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए और कुछ लार्ज पे हुए और कुछ ने अपना पाथ क्या कर लिया? रिट्रेस कर लिया। अब इन्होंने पाथ रिट्रेस क्यों किया? क्योंकि सेंटर पे क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो इससे ये पता लगा कि न्यूक्लियस है, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, जिसको नाम सेंटर ऑफ द एटम, जिसको नाम दे दिया इन्होंने न्यूक्लियस। तो ये रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, और इसी बेस पे एक ग्राफ ड्रॉ किया। ध्यान से देखो, यहां पे है एंगल थीटा और इधर है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एट एंगल थीटा। तो ये ग्राफ, मान लो यहां पे एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो यहां से क्या पता लगता है ये कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं? बताओ। ये 180 पे डिफ्लेक्ट हुए, तो इसका मतलब 180 पे जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं वेरी स्मॉल, मतलब बहुत थोड़े अल्फा पार्टिकल जो है 180 डिग्री पे रिट्रेस किया उन्होंने पास। और जीरो पे किन्होंने किया? मैक्सिमम जो है जीरो पे, जीरो मतलब एंगल ऑफ स्कैटरिंग जीरो पे पास आउट कर दिया। ठीक है, मतलब इससे ये पता लगा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर एटम के अंदर जो जगह है वो खाली है। और उसके बाद वेरी स्मॉल रीजन पे क्या है? न्यूक्लियस है। और उन्होंने बताया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एटम। तो इनका ऑर्डर क्या होता है अभी? 10 रेज़ टू पावर -15 और 10 रेज़ टू पावर -10। तो ये रेशियो है। ठीक है, और एक फॉर्मूला दिया भी कितने एंगल पे स्कैटर हुआ। मतलब ये अल्फा पार्टिकल है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin पावर 4 थीटा बाय 2। ठीक है, मतलब कितने अल्फा पार्टिकल कितने एंगल पे स्कैटर हुए। तो ये फॉर्मूला। ठीक है, थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, मतलब थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। मतलब क्वेश्चन अगर ये आया था कि मान लो 60 डिग्री पे 90 डिग्री पे दोनों की रेशियो फाइंड करो, हो जाएगी? कैसे होगी बताओ? इज इक्वल टू sin पावर 4 45, उल्टा है ना, तो ये क्या आएगा? sin पावर 4 30 डिग्री। तो ये दोनों की रेशियो है, sin पावर 4 45 डिवाइडेड बाय sin पावर 4 30 डिग्री। तो इन दोनों की रेशियो है। तो ये हो गया फॉर्मूला याद रखो। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin पावर 4 थीटा बाय 2। क्लियर हो गया? और उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? उन्होंने क्या बताया कि अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, ये सारा न्यूक्लियस ही है। ठीक है, और इसके अंदर मान लो गोल्ड की बात कर रहे हैं तो Z इज इक्वल टू 79। प्रोटॉन कितने? 79 प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, और 79 इंटू E, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? E। और 79 पे कितना होगा? 79 इंटू E। और यहां से क्या जा रहे हैं? अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। तो आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। और अल्फा पार्टिकल की जो यहां पे हमें कोई ना कोई इसको एनर्जी देनी पड़ेगी अगर इसके नजदीक जाना है तो, क्योंकि वैसे तो प्लस और प्लस के अंदर रिपल्शन है तो ये नजदीक जाएगा नहीं, तो इसको एक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे इसके नजदीक आ रहा है वैसे क्या होगा? रिपल्शन की वजह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी और एक जगह पर जाके इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में।
तो यहां पे जाके काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। बोलो क्लियर हो गया। और यहीं से अपना पाथ उन्होंने क्या किया, रीट्रेस करना शुरू किया। और ये जो डिस्टेंस है वेयर द होल काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर द होल काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इस टाइम वर्क कौन कर रहा है, ये वर्क अल्फा पार्टिकल वर्क कर रहे हैं, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है 2e, और यहां से यहां तक अगर मैं न्यूक्लियस की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है किसी भी जगह पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये क्या है, पोटेंशियल। किसी भी जगह पे पोटेंशियल देखना तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो अगर मैं V की जगह पे V इज इक्वल टू यहां पे क्या पुट कर दूं, 79 इंटू E, या सिंपल लिख दो आप यहां पे Z ही लिख दो, ZE डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट। तो ये है R नॉट पे इस न्यूक्लियस की वजह से यहां पे कितना पोटेंशियल है। तो ये हो गया पोटेंशियल, ये हो गया एनर्जी। तो ये फॉर्मूला बनता है वर्क डन बाय चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो वर्क डन बाय चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी वर्क किस फॉर्म में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो यहां पे के ई लिख दूं सीधा, और चार्ज की जगह पे क्या लिखूं, वर्क कौन कर रहा है, अल्फा पार्टिकल वर्क करे, तो यहां पे लिख दो 2e। तो वर्क डन बाय चार्ज ड्यू टू पोटेंशियल, तो यहां पे क्या लिख दूं, v। तो v की जगह पे लिख दूंगा ZE डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट। तो ये फॉर्मूला समझ आ रहा है, वर्क डन बाय चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो यहां से हमें फाइंड क्या करना है, r नॉट फाइंड करना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r नॉट, ZE इंटू 2e डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ke। तो ये आ गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, जिसमें z क्या है, एटॉमिक नंबर है, और e इज द चार्ज। 2 तो ये 2 तो अल्फा पार्टिकल का 2e, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और ke क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और इसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की वजह से यहां पे कितना पोटेंशियल है ये देख लिया, और इसको कितना वर्क करना पड़ रहा है इसके नजदीक आने के लिए। तो वर्क डन बाय चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो ये वर्क डन किस फॉर्म में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। हाँ जी बोलो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग गया, हाँ, तो माइनस नहीं आएगा, माइनस कहाँ आएगा, जेडी के तो माइनस क्यों आएगा। इक्वल। देखो पोटेंशियल में क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज, कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो फिर हम यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लिखते। एसी ऑन कर लो बेटा, ऑन ही है, लाइट नहीं है। चलो समझ आ गया यहाँ पे। सर जेडी की जगह अगर क्वेश्चन में दिया तो हाफ काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ mv स्क्वायर भी पुट कर सकते वही है यहाँ पे पुट करना ही है। नहीं सर, पोटेंशियल वाले फॉर्मूला में ke डिवाइडेड बाय 2e में, हाँ हाँ इसमें भी हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मगर पोटेंशियल तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, तो इसलिए हमें सीधा लिखना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले में क्या, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसमें, जहां पे आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दे रखी होगी, ये काइनेटिक एनर्जी वहां पे याद रखना ईवी में दे रखी होगी या एमईवी में दे रखी होगी। तो याद रखना 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 joule. और 1 MeV 10 रेज टू पावर 6 EV, ठीक है, 10 रेज टू पावर 6 EV। तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो नेक्स्ट ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 1 और ये फॉर्मूला नंबर 2, मतलब अभी जो न्यूमेरिकल बनेंगे वो इसी से बनेंगे। ये हो गया दोनों। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इंपैक्ट पैरामीटर। नेक्स्ट टॉपिक है इंपैक्ट पैरामीटर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर। तो देखो ध्यान से, इंपैक्ट पैरामीटर में ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, और ये होती है सेंट्रल लाइन। ये न्यूक्लियस है, एटम नहीं है, ठीक है। अगर कोई अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहे हैं तो किसी भी एंगल पे डेविएट नहीं होगी, और अगर यहां से जा रहे हैं तो थोड़ा सा यहां से डेविएशन स्टार्ट होगी, और अगर थोड़ा सा और नजदीक आगे, ठीक है, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग इंक्रीजेस। यहां से लार्ज डिफ्लेक्शन और यहां से क्या होगा, रिट्रेस। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, यहां से लेकर यहां तक, इसी को क्या बोलते हैं बी।
और ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट सॉरी इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या होता है ये, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर का जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, B इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर cot थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के ई। तो ये फॉर्मूला है। मतलब अब देखो B कम हो रहा है या बढ़ रहा है, कम हो रहा है ना, तो यहां पे आके B कितना हो गया, बिल्कुल 0। मतलब सेंट्रल लाइन से देखना आपने, अगर B 0 हो गया, ठीक है, तो इसमें से अगर आप यहां पे 0 पुट करोगे तो ये भी 0, ये भी इधर आके 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो क्या बचेगा, सिर्फ cot थीटा बाय 2 बचेगा। और ये किसके इक्वल होगा, 0 के। और cot की वैल्यू थीटा 0 कब होती है, जब थीटा, ये एंगल हो गया ना, ये cot एंगल इक्वल टू 0 कब होगा, जब एंगल 90 के इक्वल होगा। तो ये 90 हो गया, और यहां से आप थीटा फाइंड कर सकते हो, कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मूला नंबर 1 ये फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का हो गया, और थर्ड वन इज इंपैक्ट पैरामीटर। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, बोलो, जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2, ठीक है, 4 बाय एप्सिलॉन नॉट के ई। तो नेक्स्ट इसके बाद, इतना करने के बाद रदरफोर्ड ने अपने पोस्टुलेट दिए। तो पोस्टुलेट क्या है, रदरफोर्ड के पोस्टुलेट ध्यान से देखो, रदरफोर्ड पोस्टुलेट्स। तो पहले मतलब पोस्टुलेट में जनरली इन्होंने क्या बताया, पहली बात तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये जो थॉमसन ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, और इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये एक तो ये हो गया। ठीक है, और होल द मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट न्यूक्लियस। सारा चार्ज कहां पे है, यहां पे, और इलेक्ट्रॉन का मास उन्होंने क्या लिया, नेग्लिजिबल। ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन कितने हैं, Z, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, E, तो Zd इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, E। आ रहा समझ भी, -E है। तो अगर इनके बीच की फोर्स की, कूलम्ब फोर्स की बात करें तो क्या आएगी, बोलो, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है, यही होता है, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, K, और ये हो गया ZE इंटू E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये कोलम्बिक फोर्सेज है इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर हो गई। और इसके ये मेन पोस्टुलेट है, तो इसमें नोट्स में भी दे रखा है पोस्टुलेट, लास्ट में चेक करो। साइज के बारे में बता रखा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अगर मैं बात करूं, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो एक अंदर एक फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r ZE इंटू E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखना। समझ आया कैसे, कूलम्बिक फोर्स है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये कूलम्बिक फोर्सेस में वैल्यू पुट करोगे तो यहां पे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां तक सब समझ आ रहा है। और उसके बाद रदरफोर्ड भी फेल हो गए। रीजन क्या था, क्योंकि मैक्सवेल ने पूछा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करके कोलैप्सेस इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आके इलेक्ट्रॉन खत्म क्यों नहीं हो जाते, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो इसका रीजन क्या बताया, किसने बताया, बोहर्स ने। ठीक है, तो बोहर्स ने बेसिकली ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर एनर्जी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की किसी भी शेल में पर्टिकुलर एनर्जी है। और याद रखो, बोहर्स ने सिर्फ यही बताया हाइड्रोजन के बारे में या फिर हाइड्रोजन लाइक। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो Z इज इक्वल टू 1 है। और अगर मैं बात करूं हीलियम, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका Z कितना हो गया, 2। और अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो Z कितना हो गया, 3। और अगर बेरिलियम की बात करूं तो इसके ऊपर 3+ है, तो Z की वैल्यू याद रखो। तो इसका मतलब Z की वैल्यू चेंज हो सकती है। और ये जो टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं, बोहर्स के पोस्टुलेट करने जा रहे हैं, बोहर की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, तो बोहर में सर ये बताया गया कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक जो भी डेरिवेशन करेंगे वो या तो हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे या फिर हाइड्रोजन लाइक। तो बेसिकली बोहर के पोस्टुलेट 3 पोस्टुलेट है बोहर्स के। पहले पोस्टुलेट में उन्होंने ये बताया कि वही सेम कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस और सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना, तो ये मेनली मैं यहां पे लिख देता हूं, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू KZE इंटू E
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इन्होंने भी मास नेग्लिजिबल लिया था। हाँ जी, इन्होंने भी मास नेग्लिजिबल लिया था। हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल, ठीक है। अच्छा, सेकंड पोस्टुलेट में इन्होंने क्या बताया कि MVR इज इक्वल टू NH/2 ये इंपॉर्टेंट है। MVR इज इक्वल टू NH/2 इसका मतलब क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 मतलब ये हो गया कि मान लो ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। अगर इसमें n की वैल्यू 1 पुट करो तो इसमें जो एंगुलर मोमेंटम आता है वो क्या आता है? H/2 और अगर n की वैल्यू 2 तो क्या आएगा? MVR इज इक्वल टू 2H/2 ठीक है। तो मतलब ये मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 और यही सेम चीज प्रूव की थी बोहर डी ब्रोगलीज ने, मतलब डी ब्रोगली सेटिस्फाई बोहर पोस्टुलेट। डी ब्रोगली ने बोहर के पोस्टुलेट को सेटिस्फाई किया। तो थोड़ा सा मैं डी ब्रोगली के बारे में याद बता रहा हूं। देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, E इज इक्वल टू MC², E इज इक्वल टू एनर्जी मास इक्विवेलेंस, है ना। तो ये मतलब मास और एनर्जी के अंदर रिलेशन आइंस्टीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो E इज इक्वल टू hc/λ प्लैंक्स, ये किसके अकॉर्डिंग? प्लैंक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इक्वेटिंग 1 और 2, तो अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये क्या आएगा? MC² इज इक्वल टू hc/λ। तो यहां से आती है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, H/mc आएगा पहले, मगर c की जगह पे अगर वेलोसिटी ऑफ किसी बॉडी की बात कर रहे हैं तो यहां पे v आएगा। तो मतलब क्या है? डी ब्रोगलीज ने ये बताया कोई भी बॉडी जिसका मास है और जिसके पास वेलोसिटी है तो उसका वेव लाइक कैरेक्टर है। कोई भी बॉडी जिसका मास है और उसकी वेलोसिटी है तो उसका वेव लाइक कैरेक्टर है। तो इन्होंने ये बताया कि ये न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो वेव फॉर्म में रिवॉल्व करते हैं। क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ, ठीक है। तो ये कितने क्रस्ट होगी? देखो क्रस्ट, ये ट्रफ, एक वेवलेंथ होगी यहां तक, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 2 वेवलेंथ होगी और यहां से लेकर यहां तक 3 वेवलेंथ होगी और यहां से लेकर यहां तक 4 वेवलेंथ होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि 4 वेवलेंथ, ठीक है। 4 वेवलेंथ जब कंप्लीट होती है तो एक सर्कमफ्रेंस बन जाती है। 4λ इज इक्वल टू 2πr, समझ आ रहा है? तो ये 4 की जगह पे क्या लिख दूं? मतलब किसी भी शेल के अंदर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस, और ये थ्योरी थी बोहर में, सॉरी डी ब्रोगली। अब जितने वेव्स बन गए हैं इसका मतलब अब इसमें शेल कितना है? जितनी वेव्स बन रही है मतलब उतना शेल हो गया। अब एक रिलेशन ये यहां पे इसकी वैल्यू पुट करता तो क्या आएगा? बोलो H/mv इज इक्वल टू 2πr, क्लियर। तो इसी रिलेशन से ये रिलेशन बनाया गया। ये किसने बनाया? डी ब्रोगली। MVR इज इक्वल टू NH/2π। तो ये क्या है? हाउ डी ब्रोगली सेटिस्फाई बोहर्स पोस्टुलेट। तो ये सेकंड पोस्टुलेट है। व्हाट इज MVR? एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π। अब देखो थर्ड पोस्टुलेट, थोड़ा ध्यान से देखो। मान लो ये शेल है और एक ये शेल है, इसमें एनर्जी है E1 और इसमें एनर्जी है E2। वो कह रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जा रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जा रहा है, और अगर ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? E2 hμ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? hc/λ, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय E2 माइनस E1। तो ये फॉर्मूला आगे न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, पीछे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, क्लियर हो गया यहां तक? नहीं, एन इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल बोल रहे थे, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू hc/E2 माइनस E1, क्लियर हो गया? समझ आ गई? हाँ जी। वैसे तो लिथियम यूनिवैलेंट होता है, लेकिन यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहा है और बेरिलियम भी 2। ये असम्पशन है, ये सिर्फ असम्पशन है। मतलब कि ये सही में हाइड्रोजन के लिए ही ज्यादातर वैलिड है, उसके बाद हाँ, सारी मोस्टली हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इन तीनों पोस्टुलेट की हेल्प से बोहर ने ड्राइव किया कई रिलेशन, जैसे कि रेडियस के बारे में बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उसका कितना रेडियस है, और बताया वेलोसिटी के बारे में। कौन कौन सी डेरिवेशन देख लो? रेडियस, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी
एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर टोटल एनर्जी, ये रिलेशन। तो इसके जो बेसिक जो रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहां से। MVR = NH/2π, ठीक है। जाके नोट्स पढ़ने हैं आपने, और कुछ नहीं, नोट्स पढ़ने हैं और क्वेश्चन करने हैं सीधा सैंपल पेपर से, कोई क्वेश्चन कर लेना इसके सारे। तो सबसे पहले देखो अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट MVR = NH/2π। तो ये रिलेशन समझ आ रहा है? ये है इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π होता है। तो सबसे पहले देखो इसमें करना क्या है, आपने क्या करना है, इसमें से पहले R फाइंड कर लेना और इधर से आपने V फाइंड कर लेना। समझ आ रहे? तो बताओ R कितना होगा? R = NH/2π MV आगे भी, और इधर से V फाइंड करो, NH/2π MR। ये दोनों चीजें आ गई। मतलब आपको 3 फॉर्मूले चाहिए, ये जितना भी टॉपिक करेंगे 3 फॉर्मूले, एक तो ये और दूसरा ये। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हमने MV² अपॉन R = K डिवाइडेड बाय R²। तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स और ये हो गया कूलम्बिक फोर्स। अब ये वैल्यू अगर आप इसमें पुट करते हो तो क्या आएगा? देखो M/R होल स्क्वायर R²। अब सीधा सीधा देखो यहाँ पे R और यहाँ पे R का स्क्वायर, तो R का क्यूब हो जाएगा। तो चलो ओपन ही कर देता हूं मैं, M/R which is equal to KZE² अपॉन, तो ये R का क्यूब लिख दें यहाँ पे, M से एक M कैंसिल हो गया और इधर से R² और इधर से R, ये सारा कुछ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल आपने यहां से क्या फाइंड कर लेना? रेडियस। तो जो रेडियस आया वो आया n² डिवाइडेड बाय 4π। तो ये आ गया रेडियस का रिलेशन। अब इंपॉर्टेंट क्या है देखो, इसमें n और z को छोड़ के बाकी सारा कुछ कांस्टेंट है। n को और z को छोड़ के बाकी सारा कुछ कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे n क्या है? नंबर। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34। पाई कांस्टेंट है, पता ही है। मास होता है इलेक्ट्रॉन 9.1, ये होता है 9 × 10⁻⁹। z या z तो कुछ भी हो सकता है, बताया था मैंने, ठीक है। और e जो है 4। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं हम इसको, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² अपॉन z। और इससे ये पता लगता है कि r जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² है। R इज डायरेक्टली, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, मतलब उसका ट्वाइस, ठीक है। तो इसका मतलब नॉट इक्वली स्पेस्ड। मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड होगा ऐसे, और ये फोर्थ होगा और ऐसे, मतलब इनके बीच में जो स्पेस है वो इक्वल नहीं होगा। ये रिलेशन से ये पता लगता है, ठीक है। और जब इसमें कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट आएगा, आई थिंक देखना यही है, चेक करो नेक्स्ट में देखो, इसमें कुछ और होगा इसमें, ठीक है। तो ये R0 इज अ कांस्टेंट है, इसमें R0 क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो एक तो ये रिलेशन आ गया। अब इधर से हमने क्या फाइंड किया हुआ है? बोलो भाई, R फाइंड किया है, और इधर से हमने क्या फाइंड किया हुआ है? R। ये भी R है और ये भी R है, दोनों ही R है, और यहां से R, ठीक है। तो उसके बाद अब इक्वेटिंग, देखो ये समझ आ गया ना कैसे किए? दोबारा देखो, MVR = यहां से वेलोसिटी फाइंड किया और सेंटीमीटर वाले फॉर्मूले में पुट करके R का रिलेशन आएगा, ठीक है। और उधर से ऊपर से हमने जो R फाइंड किया हुआ है, ठीक है, ऊपर हमने R फाइंड किया, दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट। इक्वेटिंग 1 और 2, अगर दोनों को करते हैं इक्वेट तो इसमें से V निकल आएगा, ठीक है। तो यहां से V कैसे निकलेगा देखो, ये आ गया NH/2
2 पाई mv इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर MAZE square. ये आगे। अब इसमें से v निकलेगा, ठीक है, और यहां से जो v निकलेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो देखो ध्यान से, v इज इक्वल टू, ये कैंसिल, m से m कैंसिल, पाई से एक पाई कैंसिल, और ये कैंसिल 2 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी क्या आएगी 2 पाई स्क्वायर 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH। अगेन इसमें आप देखोगे z और n को छोड़ के सारा कुछ कांस्टेंट है, चेक करो। इसमें क्या, वही सेम इसमें था, n और z को छोड़ के बाकी सारा कुछ कांस्टेंट होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे बताओ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n। तो यहां से निकली वेलोसिटी, और उसके बाद वेलोसिटी जो होती है v इज इक्वल टू r ओमेगा, होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा, +1 में पढ़ा है v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, v इज इक्वल टू r इंटू 2 पाई अपॉन t लिख सकते हो। तो t किसके 1 अपॉन t, तो अगर मैं 1 अपॉन t की बात करूं तो ये क्या आएगा, v अपॉन 2 पाई r इज इक्वल टू t, सॉरी 1 बाय t, यही बनेगा अभी। तो 1 अपॉन t क्या होता है, और यहां पे आप क्या करोगे, v की वैल्यू पुट करोगे, इधर से r की वैल्यू, ये r आ रहा है ना इधर, ये ऊपर v है, तो दोनों को वैल्यू पुट करोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। चलो यहां तक समझ आ गया। अब यहां से मैंने आपको बताया, एक तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब तक तो यही दो ही हैं, इन्हीं की हेल्प से सारा कुछ निकला है, ठीक है। अब यहीं से देखो, अगर आप r से r को कर दो कैंसिल और 1/2 से कर दो दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गया बताओ, यहाँ से इसको 2 और यहाँ पे भी 2 कर दें, तो k z e स्क्वायर, तो ये आ गया आपका k डिवाइडेड बाय 2r। तो ये फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का। और अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा ध्यान से देखना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फिर हमें पहले तो पोटेंशियल पता होना चाहिए, मतलब ये न्यूक्लियस है, ये हो गया ZE, और अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल है, पहले पोटेंशियल देखते हैं कितना है। अभी फॉर्मूला पड़ा है पोटेंशियल का, तो ये v इज इक्वल टू k ZE अपॉन r, यही हो गया भी। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका, v इज नॉट अ वेलोसिटी, v यहाँ पे पोटेंशियल है, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये स्मॉल v लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कौन घूम रहा है इसके अराउंड, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले अल्फा वाला किया था। तो इसमें क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नेगेटिव लिखना जरूरी है, क्योंकि पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। कूलम्स लॉ में मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं चार्ज का, इसमें मैग्नीट्यूड नहीं लेके चलते, क्योंकि फर्क पड़ जाता है। क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि अगर सपोज करो ये +q चार्ज है, यहाँ पे आना मुश्किल है कि यहाँ पे आना मुश्किल है, इसको ए पे आना मुश्किल है कि बी पे आना मुश्किल है, ठीक है। अगर यहाँ पे चार्ज होता नेगेटिव, तो अब बताओ ए पे आना मुश्किल है या बी पे, तो अब बी पे हो गया, क्योंकि जब भी कोई प्लस चार्ज है अगर इसके नजदीक तो अपने आप ही आ जाएगा, इसको दूर लेके जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे प्लस है तो इसको नजदीक आने के लिए तो उल्टा हो जाता है। तो पोटेंशियल में नेगेटिव पॉजिटिव का मीनिंग होता है, याद रखना, ठीक है। अब ये हो गया वर्क डन बाय चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना होगा बोलो, k ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, सॉरी e आएगा, ठीक है। तो हमने वर्क, मतलब ये वर्क जो हो गया एक तरह से एनर्जी है, और इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे क्या बनेगी, -k ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय r आ गया। तो ये आ गया आपकी पोटेंशियल एनर्जी, समझ आ रहा है। अब ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब इनको कर दे टोटल, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, ये आ गया टोटल एनर्जी, ये लिख देता हूं मैं, माइनस डिवाइडेड बाय 2r, ठीक है। तो ये हो गया आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, और ये होगी टोटल एनर्जी। और अगर इन तीनों के बीच में रिलेशन है तो बताओ क्या, कैसे रिलेशन होगा, हाँ जी बोलो। इसका मतलब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल एनर्जी आ गई, बोलो क्लियर। तो यहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखने लगा हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये।
पहली बात तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। दूसरा रिलेशन आ रहा है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया। और उसके बाद अब बात करें काइनेटिक एनर्जी और इनकी। इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप 2 से कर दो डिवाइड, सही लिखा भी देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी है, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 से डिवाइड करूंगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये टोटल एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काम आएगा आपके, ठीक है। और अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का तो सिर्फ माइनस, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी को सॉरी टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी का नेगेटिव करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल में वहां टोटल एनर्जी दे रखा है तो आप दोनों एनर्जी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है। अगर इसको आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगी, ये बन जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये क्या आ गया अपना, ये रिलेशन है, ठीक है। और इससे पहले जो हमने फॉर्मूले, अभी चलो आगे करते हैं। तो ये आपके पास आ गई एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। ओके भी। तो अब करना क्या है, ये जो r है, ठीक है, ये वाला जो r है उसमें पुट करना है। तो वैसे तो आपको मैंने सीधा बता रखा है, इस r की वैल्यू यहां से पुट करोगे तो आपके पास आएगा 2 भाई 2 मुझे 4 दिन जीने दो, ओके 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 कर देना, n स्क्वायर x स्क्वायर 2 भाई 2 मुझे 4 दिन जीने दो, ओके ओके नहीं नहीं हाँ हाँ, क्लियर हो गया। और इसमें भी आप देखोगे z और n को छोड़ के सारा कुछ कांस्टेंट है, n और z को छोड़ के सारा कुछ हो गया कांस्टेंट। तो इसकी अगर वैल्यू निकालोगे तो 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर z स्क्वायर, ये ev में आएगा। ये होता है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द पर्टिकुलर शेल। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द पर्टिकुलर शेल, समझ आ गया। दोबारा रिपीट करता हूं। सबसे पहले क्या किया, इधर मत देखो, वैसे सोचो क्या mvr इक्वल टू ये हो गया, इसमें r निकाला, v निकाला, v को पुट कर दिया सेंटीमीटर फोर्स, तो इसमें r निकल गया। और r को इक्वेट करोगे तो v आएगा, v इक्वल टू r ओमेगा, तो वहां से फ्रीक्वेंसी निकला। और यहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स से काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। मतलब आपको सारे इस टॉपिक में आपको एक तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक ये पता होना चाहिए और एक ये पता होना चाहिए, सारी डेरिवेशन हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको मान लो ये न्यूमेरिकल आ जाए कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का पहले शेल का रेडियस बेरिलियम 3 पॉजिटिव के कौन से शेल के रेडियस के बराबर है। क्वेश्चन समझ आ रहा है। हाइड्रोजन के पहले शेल का रेडियस और बेरिलियम के 3 पॉजिटिव के कौन से शेल का जो रेडियस है वो सेम है। तो इसमें क्या करोगे आप, ये वैल्यू पुट करोगे, यहां से मैं वैल्यू पुट करूं, देखो n स्क्वायर अपॉन z, ये हाइड्रोजन के लिए तो n की वैल्यू होगी 1, तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू भी 1 होगी। और इधर क्या है n स्क्वायर, और बेरिलियम के लिए 4 हो गया, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो इसका मतलब बेरिलियम 3 पॉजिटिव के सेकेंड शेल का जो रेडियस है वो हाइड्रोजन के। और इसी तरीके से अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का क्वेश्चन भी बन जाता है। एनर्जी का क्वेश्चन भी यही बनेगा, अभी एनर्जी इक्विवेलेंट करनी है। मतलब अगर मैं ये कहूं एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन का मतलब फर्स्ट शेल की एनर्जी, ठीक है, और कोई भी और ले लो, जैसे बीई पॉजिटिव 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 के कौन से शेल से मैच करती है, तो कर लोगे ये भी। क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इसमें क्या लिखोगे 13.6, तो ये तो 13.6 को कैंसिल हो जाएगा, तो z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, उसका z पुट कर देना और उसका दोनों का z पुट कर दोगे। z तो पता ही है, उधर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, उधर बेरिलियम की बात करें तो दोनों का z तो पता ही है, और इसमें n की वैल्यू 1 है और दूसरे की निकाल लो। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब क्लियर बोलो भी, बोलो कुछ ना कुछ है। उसके बाद देखो तो ये आपके पास एक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ये टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की किसी भी पर्टिकुलर शेल में, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द पर्टिकुलर शेल। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो हमने बोहर का थर्ड पोस्टुलेट पढ़ा था, ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं बोहर के थर्ड पोस्टुलेट में पुट करने जा रहा हूं। तो उसमें क्या था, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h म्यू विच इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। ये थर्ड पोस्टुलेट का बोहर का। अब आपको पता है कि अगर मान लो n क्या है, कोई भी शेल है, ठीक है, और
मान लो किसी भी शेल से, मान लो कोई शेल है, मान लो n की वैल्यू यहाँ पे n1 है और यहाँ पे n2 है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे आएगा तो एनर्जी लूज करके आएगा, अगर ऊपर जाएगा तो एनर्जी गेन करके जाएगा, और अगर नीचे आएगा तो एनर्जी लूज करके जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना है, E1 निकालना है। तो -2 m e पावर 4 z² k² डिवाइडेड बाय, ये समझ आ गया। यहाँ पे n1 पुट कर दिया और सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में बाकी सारा कुछ सेम है, नीचे क्या पुट कर दिया, n2²। अब क्या करोगे, दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस, इसको इसमें से माइनस करोगे, ये सारा कुछ है बाकी साथ में, ठीक है। और इसको माइनस करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1² 1/n2² z²। तो ये आ गया आपका रिडबर्ग फॉर्मूला। समझ आया मेरी बात, ये कौन सा फॉर्मूला है, रिडबर्ग फॉर्मूला। क्लियर हो गया। तो रिडबर्ग फॉर्मूला में क्या होता है, देखो एक्चुअल में ये हमें बताता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से किसी भी शेल में आ रहा है तो उसकी एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि मान लो मैं सिर्फ एक ही सीरीज की बात कर देता हूं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये लेमन सीरीज होती है, पता ना, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, फर्स्ट शेल में आ रहा है, इनफाइनाइट से फर्स्ट शेल में आ रहा है, बाकी तो पता ही आपको, मैं एक ही बता रहा एग्जांपल। तो इसका मतलब इसके लिए जहां आपको लेमन दे रखा है तो n1 की वैल्यू आपको समझ आ गई। मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें तो वहां से क्या इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल से फर्स्ट में आते हैं, सेकंड में आते हैं, थर्ड में आते हैं, फोर्थ में आते हैं। तो लेमन, बामर, पार्शन, ब्रैकेट, तो मैं सिर्फ लेमन की बात कर रहा हूं। तो इसमें अगर आपसे क्वेश्चन, 4 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि और इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा बनते नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे कि कैलकुलेट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी फॉर सेकेंड लाइन ऑफ लेमन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ लेमन सीरीज। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि यहां से आपको n1 की वैल्यू मिल जाएगी, समझ आ गया। यहां से आपको n1 की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड लाइन की बात कर रहे हैं, तो जितना नंबर आपसे पूछा है उसमें इतना ऐड कर दो। मतलब अगर आपसे पूछा सेकेंड लाइन ऑफ लेमन सीरीज, तो इसमें n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू 3 पुट करो। यहाँ पे थर्ड लाइन ऑफ लेमन सीरीज पूछा है, जितना पूछा, जो भी लाइन के बारे में पूछा उतना उसमें ऐड कर दो। तो यहाँ से आपको सीरीज का नाम दे रखा होगा। तो फर्स्ट सीरीज क्या आपकी, लेमन, बामर, पार्शन, ब्रैकेट, टी-फन, हम फ्री, वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब एक तो क्वेश्चन ये हो गया। तो यहां से आपको वेवलेंथ निकलेगी। वेवलेंथ अगर आ गई देन यू कैन कैलकुलेट एनर्जी, या फिर अगर वेवलेंथ है तो यू कैन कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, और या वेव नंबर आप फाइंड कर सकते हो। तो वेव नंबर का मतलब है 1 सेंटीमीटर का अगर आपको डिस्टेंस दे रखा है, या एक, तो कितनी वेव्स उसमें से पास हो रही है। जैसे कि एक तो ये है और एक ये है, तो इसमें ज्यादा हो रही है, नीचे वाले में, ऊपर जो बनाया अभी उसमें कम हो रही है, तो इसको बोलते हैं वेव नंबर। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका वेव नंबर कम है, ऊपर वाले की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है, जो नीचे पहले बनाया था उसकी वेवलेंथ कम थी। क्लियर हो गया। तो एक तो बनता है ये लाइन का क्वेश्चन। सेकंड ये बनता है कि लिमिटिंग लाइन ऑफ डैश सीरीज, कोई भी सीरीज दे रखी है, नाम कोई भी दे रखा है, तो इसका मतलब यहां से आपको पता लगेगा n1 की वैल्यू, और लिमिटिंग लाइन का मतलब है, अंडरस्टूड है, याद रखना, n2 की वैल्यू इन्फिनिटी। ये तो हो गया लिमिटिंग लाइन का। जैसे कि लेमन आ गया तो n1 की वैल्यू तो 1 पुट कर दोगे और n2 की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दोगे। बामर आ गया तो n1 की वैल्यू 2 पुट कर दोगे और n2 की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दोगे। और उसके बाद देखो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो कम एनर्जी लूज करेगा भी, और अगर यहां से नीचे आ रहा है तो ज्यादा एनर्जी लूज करेगा। बोलो भी समझ आ रहा है मेरी बात। तो इसका मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ है कम, तो सबसे बड़ी लाइन है तो एनर्जी तो ज्यादा है, तो मगर इसकी वेवलेंथ है वो कम है, मतलब शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। मतलब जब भी कभी आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में पूछा जाए तो आप n2 की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे। क्या पुट करोगे? और अगर मैं बात करूं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की तो n1 की जो है ना n2 की वैल्यू
क्योंकि सीरीज का नाम तो दे रखा होगा, वहां से तो आपको N1 पता लग ही जाएगा। समझ में मेरी बात? अच्छा, अब उसके बाद तो ये तो सीरीज का हो गया, ठीक है, शॉर्ट है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें देखो ध्यान से, किसी भी शेल में एनर्जी आपको दे रखी है, ये फॉर्मूला होता है किसी भी शेल में एनर्जी को कैलकुलेट करने का। N1 की अगर वैल्यू 1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, तो ये फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है। अगर आपने एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, इनफाइनाइट पे लेके जाना, तो n की वैल्यू अगर आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो एनर्जी बिकम 0। तो एक बात याद रखना कि एटम से अगर बाहर है ना इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी क्या मानी जाती है? 0 मानी जाती है। और एज इट कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो उसकी एनर्जी 0 से कम होगी, और 0 से कम क्या होता है? नेगेटिव। समझ आ रहा है? तो ये फर्स्ट शेल के अंदर एनर्जी है, ठीक है। तो क्या आएगी? हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो जहां पे लिख दिया हाइड्रोजन, तो इसका मतलब Z की वैल्यू 1 होगी। और फर्स्ट शेल की बात हो रही है, तो एनर्जी कितनी होगी? इतनी एनर्जी होगी। और इसी तरीके से अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूं, n की वैल्यू 3 पुट करूं, तो ये किसी भी शेल में एनर्जी आ गई। और हमें पता है कि n की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? 0। तो इसका मतलब वो एटम जो है, एटम से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, भी हो गया बाहर। तो इसका मतलब इसी को क्या बोलेंगे? उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो, तो कैसे निकालोगे? आपको ये पता है कि इसने जाना कहाँ है? बाहर जाना है, माइनस पहले शेल में, तो ये उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो ये तो 0 हो गया। और फर्स्ट शेल में बैठा तो -13.6, तो ये आ जाएगा +13.6 eV। तो ये हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी है। और हीलियम की पूछा जाए या किसकी, तो Z की वैल्यू चेंज होगी, बस किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? Z की वैल्यू। बात समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद हाँ जी बोलो। एक्चुअल में आपने एफिनिटी पढ़ा ना, तो एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो एनर्जी रिलीज होती है, कभी कम हो जाती है। अरे नीचे से ऊपर जाएंगे तो गेन करके जाएंगे, अगर ऊपर से नीचे आ रहे तो एनर्जी लूज करके आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आता ही है मोस्टली, एक क्वेश्चन पीछे दे रखे हैं ये, बाकी मैंने आपको टाइप बता दिए इसके जो क्वेश्चन बाकी बनते हैं। ये तो हो गया लेमन सीरीज, बामर सीरीज, और ये एनर्जी के हो गए। और उसके बाद एक जो ये लाइंस का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, मतलब अगर आपको ये ऐसे लाइंस दे रखी हैं इस तरीके से, देख लो क्वेश्चन एक करवा के कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे दे रखा है -0.85 eV, -1.5 eV, -3.4 eV, -13.6 eV। वो कह रहे हैं विच ट्रांजिशन कॉरेस्पॉन्ड टू द एमिशन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द वेवलेंथ। इतनी वेवलेंथ कौन छोड़ेगा? तो इसका मतलब आपको वेवलेंथ गिवन है कि वो, अच्छा ये तो पता ना, ऊपर से नीचे आएंगे तो एनर्जी लूज करके आएंगे, तो वेवलेंथ आपको गिवन है, वेवलेंथ आपको दे रखी है 102.7, यही दे रखे है। अब कैसे करो? नैनोमीटर, तो नैनोमीटर में दे रखा है, चलो जो भी दे रखा है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इससे आपने E फाइंड करना है, hc/λ करके ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपके पास E आ जाएगा। समझ आ रहा है? मैं हिंदी में समझ आ रहा है? हिंदी में हाँ। अच्छा, तो hc/λ, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, एनर्जी आ जाएगी। तो इसमें से आप माइनस करके देखोगे, फिर इसको इसमें से माइनस करें, ये आंसर आए या कौन सा आंसर आ रहा है मैच करेगा, कौन सी ट्रांजिशन बताना है। जैसे कि यहाँ लाइंस भी दे रखे हैं साथ में, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, और यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इसमें से आपको बताना है कि ABCD दे रखा होगा। पहले एनर्जी फाइंड करो और फिर चेक करो कि इसमें से माइनस करके कौन सी एनर्जी की वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, तो वो आपका आंसर हो। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर एटम। समझ आ गया? अभी कोई डाउट है तो बताओ। तो अब तक इस चैप्टर के अंदर जो हमने फॉर्मूले ट्राई किए, बस एक बार उसको दोबारा से मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या पढ़ा था अभी? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला बोलो बोलो बोलो, R0 2Z, ऊपर भी कुछ और तो नहीं है?
तो ये था डिस्टेंस ऑफ, और बी का क्या था? Z is 4 theta by 2 divided by 4 pi epsilon इंटू के ई। तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ। अच्छा, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। sin about 4 theta by 2. हाँ जी, और ये तो हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² अपॉन r इज इक्वल टू k अपॉन r²। और उसके बाद बोहर का पोस्टुलेट है, तो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो ये होता है क्या? तो इसको आप L भी लिखवा सकते हैं कई बार, ठीक है। तो L इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। और उसके बाद हमने रेडियस का रिलेशन, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² बाय z। और उसके बाद एनर्जी का फॉर्मूला, सॉरी वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू z बाय n इनवर्स, ये होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -13.6। तो इसमें सीधा ही आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² अपॉन n², ठीक है। अरे समझ। और उसके बाद रिडबर्ग फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1² 1 अपॉन n2² इंटू z²। ये फॉर्मूला हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक। और इसके बेस पे क्वेश्चन लेमन बामर पार्शियल ब्रैकेट, और n1 की वैल्यू वही होगी जो सीरीज का नाम दे रखा होगा, और n2 की वैल्यू अगर लाइन के बारे में पूछा है तो उतना ऐड कर दो, लिमिटिंग लाइन के बारे में पूछा है इन्फिनिटी कर दो, शॉर्टेस्ट वेव लेंथ है तो इन्फिनिटी पुट कर दो, ठीक है। समझ आ गया ये? बस इसके न्यूमेरिकल आपको ट्राई करके देखना, बाकी इसी तरीके से न्यूमेरिकल इसके बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें आता है चैप्टर न्यूक्लियाई। चैप्टर है न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई चैप्टर में देखो, सबसे पहले इसमें ज़्यादा टॉपिक तो नहीं है, बाकी इसमें अभी कल मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा कि और टॉपिक तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि सैम्पल पेपर में 2-3 टॉपिक दे रखे हैं, इसके क्वेश्चंस में दे रखे हैं। तो न्यूक्लियस चैप्टर में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब न्यूक्लियस है ना, तो इसके अंदर प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इनका मास बहुत कम होता है, और इनको मास को मेजर करते हैं AMU। AMU दीज आर द यूनिट्स टू मेजर स्मॉल मास। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसका मास पता लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 AMU होता क्या है? तो 1 MAU ये 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। कार्बन के एक एटम का मास का अगर 1/12 करोगे तो आपको मिलेगा 1 AMU। बोलो समझ आ रहा है? तो कार्बन के एक एटम का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? अकॉर्डिंग टू द मोल कंसेप्ट। आपको पता है कि अगर इतने एटम्स हैं, 1 मोल, अगर इतने एटम है तो मास कार्बन का होता है 12 ग्राम, और अगर 1 है तो कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाय Na लिख देता हूं इसको मैंने लिख दिया Na। तो ये हो गया कार्बन के एक एटम का मास। तो इसका मतलब 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। बोलो क्लियर? और इसको अगर सॉल्व करोगे तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और अगर ग्राम में करना है तो 24 आ जाएगा, ग्राम आ गया ना। तो ये हो गया 1 AMU। और ये मास किसके इक्वल हो गया? ये मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन के। मतलब अगर आपसे पूछे एक प्रोटॉन का मास कितना है तो आप क्या बोलोगे? 1 AMU। एक न्यूट्रॉन का मास कितना है? अप्रोक्सीमेटली 1 AMU के इक्वल होता है। आ समझ? तो मतलब 1 AMU मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, थोड़ा बहुत फर्क होता है इनके मास में, मगर अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं। तो ये होता है 1 AMU। अच्छा, और अगर ये तो हो गया 1 AMU की बात। वो कह रहे हैं कि मान लो आपके पास कोई रिएक्शन दे रखी है, A + B = C+, इसमें से क्या निकली? एनर्जी। क्या निकली? एनर्जी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि सपोज करो इसका मास है 9 AMU और इसका मास है 8 AMU। तो इसका मतलब इनका 1 AMU मास किधर गया? तो मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी की। तो ये एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डेल्टा M × C²। तो ये रिलेशन है जिससे हमें पता लगता है कि एनर्जी और मास के अंदर क्या रिलेशन है। अगर इतना मास डिफेक्ट आ रहा है तो व्हाट विल बी द एनर्जी प्रोडक्शन? तो कितनी एनर्जी की प्रोडक्शन होगी? तो डेल्टा M = 1 AMU लिख दूं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दूं मैं 3 × 10⁸ होल स्क्वायर, और ये हो गया एनर्जी के इक्वल।
और इसकी जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर, और ये आ गया 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया? एनर्जी के इक्वल आ गया। और ये आंसर आया जूल में, क्योंकि एनर्जी है तो जूल में निकलेगा भी। अगर जूल को किस में कन्वर्ट करोगे? ईवी में, एंड फाइनली एमईवी में, तो सीधा सीधा याद रख लेना 931 MeV आएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि इस रिएक्शन में जो एनर्जी निकली वो 931 MeV निकली, बिकॉज इनके अंदर मास डिफेक्ट 1 AMU है, और अगर 1 AMU का डिफेक्ट आता है तो इतनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा। बात समझ आ रही है? तो ये है 1 AMU, मतलब मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इसीलिए बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मतलब अगर एक 1 AMU का डिफेक्ट आता है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? 931 MeV। और अगर यहाँ पे 1 kg 2 kg 3 kg कुछ भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं तो आप वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो। क्लियर हो गया? और उसके बाद अगर मैं बात करूँ लिथियम की, मान लो लिथियम है और इसका एटॉमिक नंबर है 3 और इसका मास नंबर है 7, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मान लो ये न्यूक्लियस है, तो ये प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है, और 1 2 3 एंड 4 ये साइज हो गया। तो अगर मैं ये कहूं कि इसके अंदर टोटल जो इसका वॉल्यूम बनता है, टोटल वॉल्यूम, तो इसका टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब बनता है, इसका टोटल का वॉल्यूम। सारे ऐसे कंबाइन करेंगे तो बड़ी बॉल बन जाएगी ना। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। और यहाँ पे a क्या होता है? मास नंबर, ये a है। तो सही बोल रहे हैं ना, जितना a ज्यादा होंगे उतना वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा भाई, जितना a ज्यादा होगा उतना वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं रिलेशन निकालूं तो रिलेशन निकलता है 4/3 पाई r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। और जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्योंकि ये कहाँ गया? ये सारा कांस्टेंट ही है, तो इसको छोड़ ही दिया बीच में, ठीक है? तो ये आ गया आपके पास r इज इक्वल टू r0 a पावर 1/3। और r0 क्या होता है? नाम इंपेरिकल कांस्टेंट लिखा हुआ इसमें नोट्स में, क्या नाम है इसका? एम्पिरिकल कांस्टेंट। ओके, आ गया समझ? एम्पिरिकल कांस्टेंट। अब बात करें अगर डेंसिटी की, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ध्यान से देखना, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास बाय वॉल्यूम। मास आपको पता है, इसका एक का मास मैं अगर m मान लूं, m m m m m m m सबका मास m मान लूं, तो am हो गया या ma हो गया। एक का मास m है और a का कितना होगा? ma। ये तो हो गया मास किसका? न्यूक्लियस का। समझ नहीं आया? अरे एक का मास मान लो m है, तो a का मास कितना होगा? m इंटू a। तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो गया आपका 4/3 पाई r क्यूब हो गया। यही हो गया? अगर मैं ऊपर r की वैल्यू इसमें पुट करूं तो क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस m इंटू a 4/3 पाई r0 a पावर 1/3 पावर 3। तो ये क्या आएगा? m इंटू a, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, और ये r0 पावर 3 डिवाइडेड बाय a से a कैंसिल होके क्या बना? 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई r0 इंटू क्यूब। तो ये आ गया डेंसिटी। तो देखो m तो कांस्टेंट है, r0 भी कांस्टेंट है, तो सारा कुछ ही कांस्टेंट है। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ एवरी न्यूक्लियस इज अ कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ यूरेनियम, तो रेशियो क्या आएगी? 1:1 आएगी। बोलो समझ आ रहा है? डेंसिटी क्या आएगी? 1:1। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लो, ये जो मैंने आपको बताया, इतने एटम का मास होता है 12 ग्राम, और ये एक एटम का मास निकाला यहाँ। तो एक एटम का जो मास है वो कितना है? 12 डिवाइडेड बाय Na। तो आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ पे देखो, इसको कैंसिल किया था, तो यहाँ से 1/Na की वैल्यू कितनी आई थी? इतनी आई थी। बोलो। तो इसका मतलब अगर मैं इसको और थोड़ा तरीके से लिखूं तो 12 डिवाइडेड बाय Na को अगर मैं ऐसे करके लिख दूं 1/Na, और 1/Na की जगह पे मैं क्या पुट कर दूं? ये पुट कर दूं, तो ये 12 AMU आ गया कि नहीं आ गया भाई? इसका मतलब सिंपल सी बात याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक एटम का मास कितना है कार्बन के, तो 12 AMU है।
कार्बन के एक एटम का मास 12 EMU और कार्बन के अगर पूछा जाए 1 मोल का मास कितना होगा तो 12 ग्राम होगा, ये याद रखना। एक एटम का मास होता है 12 EMU और 1 मोल का कितना होता है, तो समझ आ गया। ये चैप्टर था आपका।